नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। मुद्दे की चर्चा में पूछेंगे, कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। आज मुद्दे की चर्चा में हम यही सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि कश्मीर में जनवरी से अब तक 5 महीने में तकरीबन 16 लोगों को टारगेट करके मौत के घाट उतार दिया गया है। लगातार हो रही हिंदुओं की मौतों के बाद अब कश्मीरी पंडित सड़कों पर प्रदर्शन कर शिफ्ट होने की मांग कर रहे हैं। अगर मई की बात करें तो अभी तक सबसे ज्यादा आतंकी इन्हीं 31 दिनों में मारे गए हैं। कश्मीर घाटी में 31 दिन में 15 मुठभेड़ हुई, जिनमें 27 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि घाटी में टारगेट किलिंग वापसी हो गई है। इसी सवाल के साथ, इन्हीं बड़े सवालों के साथ आज की इस बड़ी शुरुआत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ राजेश यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बीजेपी से श्रीनिवास पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। कांग्रेस से इशरत हुसैन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में दिलीप यशवर्धन इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आज सवाल यही पूछेंगे कि आखिर जो मौतें कश्मीर में हो रही हैं, कश्मीर घाटी में जो मौतें हो रही हैं, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है। मई की अगर बात करें तो मई महीने में ये 7वीं घटना है और आज भी कश्मीर में एक हिंदू कर्मचारी की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोलियों से भून डाला। भी 2 दिन पहले भी हमने सुना किस तरीके से एक शिक्षिका के ऊपर भी जिस तरीके से उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया है। सवाल यही है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। ये घटनाएं लगातार जो हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित की अगर मौतें हो रही है तो वो बहुत ही चिंता विषय है। और जो ये अभी पैनल में बैठे हैं, ये कश्मीरी पंडित पे अभी यहाँ पे तो डिबेट पे बोलेंगे, लेकिन इतनी इनकी हिम्मत नहीं होती है कि ये सीधे खुल के बोलें, और खुल के ये बोल भी नहीं सकते हैं। और इन्होंने कांग्रेस हो चाहे सपा हो, इनके अखिलेश जो मुखिया हैं, जो विवेक पांडे जी बैठे होंगे, इन्होंने कश्मीरी फाइल का बहुत मजाक उड़ाया था। और केजरीवाल ने तो सीधे सीधे साफ शब्दों में कह दिया था कि कश्मीरी फाइल्स को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। तो इतने इनको दर्द से मतलब नहीं है कश्मीरी पंडित से। कश्मीरी पंडित मरते हैं तो इनकी बला से जाए, इनको तो अपना वोट बैंक करना है। और ये सिर्फ मुल्लों की मौलानाओं की और मौलानों की तरफदारी करते हैं, सिर्फ एक समुदाय को ये लेके चलते हैं। और इनको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि कश्मीरी पंडित कितने भी मर रहे। जब एक चीफ मिनिस्टर पूरी संसद में मजाक उड़ाता है कि कश्मीरी को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए, तो ये इतनी शर्मनाक घटना कोई हो ही नहीं सकती है। और 1990 से लगातार कश्मीरी पंडितों का पलायन होता रहा और इनको कोई सूद बूद नहीं थी, किसी का भी नहीं थे। चाहे वो मुखिया वहां पे ममता बनर्जी हो, चाहे किसी ने भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा नहीं। और कश्मीरी पंडित को 370 आर्टिकल भी नेहरू जी ने जो लगाया था वो एकदम तर्कसंगत नहीं था। और नेहरू जी से तो ये पूछना चाहिए किस आधार पे उन्होंने 370 आर्टिकल लगा दिया था। वो कौन होते हैं कि 370? वो प्रधानमंत्री किसी से पूछने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। 300 इस पर हम जाएंगे। तो श्रीनिवास जी, एक सेकंड ध्यान से चर्चा करेंगे इसको लेकर के बेहद संवेदनशील मामला है। प्लीज इस पर हम जाएंगे किसने क्या किया, लेकिन सवाल अभी ये उठ रहा है कि लगातार वहां पर जो मौतें हो रही हैं, अगर 300 आप ये किसी को डिनाई नहीं कर सकती ना, 370 आर्टिकल तो लगना ही नहीं चाहिए था कश्मीर पे। मतलब ये हम हिंदू होकर या कहीं भी देश में कश्मीर पे हम अपना घर नहीं खरीद सकते, ये तो होना नहीं चाहिए था। और जो चीज बीज बोई गई है उसी का खामियाजा हम लोग को भोगना रहा है। ये किसने कहा, क्यों नहीं? बिल्कुल नेहरू जी एकदम इसके लिए दोषी है। तो हटा दिया ना आपने, आप इसका डिनाई नहीं कर सकती, ये गलत बात आप नहीं बोलिए। आप एक पैनी है और 370 आर्टिकल किस वजह से नेहरू जी ने लगाई थी? उनको किसने अधिकार दिया था 370 आर्टिकल लगाने का? और बिल्कुल हम प्रश्न करेंगे वो, ठीक है, लेकिन 370 तो हटा दिया ना अब आपने। उसके बावजूद भी अब इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही है? भाजपा आई है, भाजपा कश्मीर पंडित को बसाने का 370 आर्टिकल हुई तो कश्मीर को पंडित को बसाने का हम कार्य करेंगे। और इसके लिए आंदोलन निश्चित रूप से चलेगा। अगर कश्मीरी पंडित की हत्या होगी तो इसको हिसाब किताब पूरा बराबर होगा। और जो अभी जो बोल रहे हैं पैनलिस्ट बैठे हैं, तो उनके मुंह से नहीं निकलेगी। वो बोलेंगे कि बीजेपी का शासन है, बीजेपी का माल है। तो जब 90 में पलायन कर रहे थे तब तो बीजेपी का शासन नहीं था। क्यों पलायन हो रहा था? क्यों, किस वजह से पलायन हो रहा था? इसका जवाब दे।
कश्मीरी पंडितों को हत्या करने पे सब मौन रहते हैं, क्यों नहीं बोलती ममता बनर्जी? क्यों नहीं केजरीवाल के मुंह से निकलता है एक शब्द की कश्मीरी पंडितों का? एक आपके नेता किसी पैनलिस्ट में बैठ के कह रहे थे कश्मीरी पंडितों की हत्या हो जाए, बीजेपी को राजनीति करती है, तो आप उठिए ना, कश्मीरी पंडित के लिए उठिए, क्यों नहीं आपकी हिम्मत हो रही है उठने की? ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी के पास में भी इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ, जिस तरीके से घाटी में टारगेट किलिंग का यह नया दौर शुरू हो रहा है, इसने एक बार फिर से 1990 की याद दिला दी है। वहीं 16 लोगों को टारगेट करके मौत के घाट उतार दिया गया है इन 5 महीनों की अगर मैं बात करूं, और अगर मई की बात करूं तो 7 लोग। क्या कहेंगे इस पर राजेश यादव जी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय नेहरू जी को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब बिल्कुल जिम्मेदार है नेहरू जी। अब उनका स्टेटमेंट तो सुन लीजिए श्रीनिवास जी, एक सेकंड। नेहरू जी अपना लिपापोती थोड़ी कर सकते हैं। श्रीनिवास जी, एक मिनट, जिस तरीके से सभी ने आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी शांतिपूर्वक सुने। मैं किसी को टोकना रोकना नहीं चाहती हूँ कि आप चुप रहिए, आप बोलिए, आप चुप रहिए, प्लीज रखिए अपनी बात। राजेश यादव जी, मेरी रिक्वेस्ट है सभी पैनलिस्ट से, एक एक करके हम लोग अपनी बात रखेंगे। रखना चाह रहा हूं, लेकिन अब ये बोलने दे तब तो रखिए। आप भी बोलने नहीं देते, आप भी कम नहीं है इस मामले में। ठीक है, रखिए राजेश यादव जी। आप भी बोलने नहीं देते, आप अपनी बात को बहुत घुमा फिरा के बहुत लिपापोती करके बोलते हैं। ठीक है, श्रीनिवास जी प्लीज कैसे कूद देते, बुरा लगता है? श्रीनिवास जी प्लीज, ये मैं आपको एहसास कराना चाहता था। कश्मीरी पंडित आज उनकी जान जोखिम में है। आपका कहना है कि इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेदार है, और पूरी कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए ना श्रीनिवास पांडे जी, बीच में बोलते हैं कि यूट्यूब पे डाल दीजिए। ठीक है, एक सेकंड सुन लीजिए श्रीनिवास जी प्लीज। मैंने कहा मैं बार-बार टोकना नहीं चाहती हूँ, मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सभी एक दूसरे की बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जोखिम में डाल करके आपने उन्हें वहां पहुंचा दिया बिना किसी तैयारी के, कश्मीर पे हम किसी योजना के पहुंचाएंगे नहीं। तो ये डिबेट, हमारा मतलब पूरे उस पे सिर्फ पाकिस्तान का हक है, मौलाना का हक है, मुस्लिम बैठेंगे। कश्मीर में हमारा हक है कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। कितनी गलत बात आपको बोलती है, शर्म ही नहीं आती है कि ऊपर पानी में डूब मरिए। अभी ये नेहरू जी से लगाए तो उनके सारे पुरखों को पहले ये शराब दे लें, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है श्रीनिवास पांडे जी, प्लीज धैर्यपूर्वक पेशेंसली इस चर्चा को आप, अगर आप लोग, मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप में से किसी के भी जब कोई बोल रहा है, जिसकी टर्न आएगी, जिसका नाम मैं लूंगी वही बोलेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नोट करिए, जब आपकी टर्न आएगी तो आप उसे बोलेंगे, अपना हाथ ऊपर करेंगे ताकि मैं आपको टाइम दूं, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज, वरना मुझे मजबूर है आप लोगों की आवाज बंद करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लाया तो पूरे देश में आधी रात में लाइट जलवा दिया। कोरोना का पीरियड आया, लोगों से थाली बजवा दिया। आपने देखा कि अरे कश्मीरी पंडित पे बोलिए, जीएसटी पे क्यों बोल रहे हैं, थाली पे क्यों बोल रहे हैं? थाली आपको भी पेट नहीं है क्या? शौक कर रहा है आपको तो सुनने का, कश्मीरी पंडित पे बोलिए, जीएसटी पे मत बोलिए, आपको सुनने का मत कीजिए। आपको सुनने का मादा ही नहीं भाई, सुनना भी सीखिए। तो आप कश्मीरी पंडित पे बोलिए ना, उसके दर्द को कैसे आप दूर करेंगे ये बताइए। आपके केजरीवाल क्या करेंगे? एक मिनट श्रीनिवास पांडे जी प्लीज। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को देश की राष्ट्रीयता से जोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार बिना तैयारी के आपने कश्मीरी पंडितों की जान लेने का काम किया। आप बिल्कुल गंभीर नहीं है, आपको आता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप कहां झोंक दिए उन लोगों को। आज उनकी जाने जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि नेहरू जी जिम्मेदार है। इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। नेहरू जी ने आके मोदी जी के कान में बताया था कश्मीरी पंडितों को भेज दो वहां पे। आज उनकी हत्याएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी इस बात को बड़ी मजबूती से उठा रही है। आदरणीय केजरीवाल जी ने कल इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। अच्छा केजरीवाल मतलब बोलते हैं यूट्यूब पे कश्मीरी पंडित को डाल दो और भी वो मतलब उठा रहे हैं। अरे वो तो केजरीवाल अपने खालिस्तान बनाने में तुला पंजाब को हत्या हो गई, कैसे हो गई? श्रीनिवास पांडे जी सरकार चला रहे हैं। नहीं आप नहीं गलत बोलिए मत ना, गलत बात मत बोलिए। चला रहे हैं, आपको दरअसल कुछ आता ही नहीं। हम क्यों नहीं बिछाएंगे? ठीक है, मैं लौटूंगी दोनों के पास में। इस तरीके से करेंगे तो मैं नहीं आऊंगी किसी के पास। मुद्दों पे कुछ आता है केजरीवाल को आता है, संसद भवन में कहता है यूट्यूब पे डाल दो। केजरीवाल को कुछ आता है?
सुनना क्यों सीखिए, कांग्रेस को कुछ आता था? केजरीवाल को अगर न आता होता तो पंजाब में सरकार अरे वो तो है ही नहीं, बेवकूफ केजरीवाल कहीं को का। अगर न आता होता तो दिल्ली में कई बार पत्नी न खाए होते आप। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले उन समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। नहीं बताएगा, कश्मीर पंडित को बताएंगे हम, कश्मीरी पंडित को बताएंगे, मजबूरन। बिल्कुल बताएंगे। मैंने पहले ही कहा कि मैं रोकना टोकना नहीं चाहती हूँ किसी को। इस तरीके से समझ नहीं आ रहा हम लोगों को, आप लोग क्या बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए। सवाल यही है, कश्मीरी पंडित को लेकर के लगातार वहां पर जो मौतें हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? विवेक पांडे जी, सपा से। देखिए, पूरे मंच को पहले तो सहृदय बहुत ही धन्यवाद और प्रणाम करते हुए मैं विशेष धन्यवाद दिलीप यशवर्धन भैया को देता हूं, क्योंकि वरिष्ठ जिस तरीके से वो पैनल के सबसे सम्मानित सदस्य के साथ, एक अधिवक्ता होने के साथ, वो एक जिम्मेदार पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और इनसे काफी प्रेरित रहते हैं लोग और इनको सुनना पसंद भी करते हैं। अब मैं अपने विषय के मुद्दे पे आता हूँ। पहले देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि 1989 से 2004 तक 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या होती है। 60,000 से ज्यादा परिवारों का पलायन होता है। राहत पुनर्वास आयोग में 14,000 परिवारों में 40,142 हिंदू परिवार, 2,684 मुस्लिम परिवार और 1,730 सिख परिवार शामिल है, जिन्होंने की अपने रजिस्ट्रेशन वहां पे करवाए हैं। इसी दरमियान बड़गाम, अनंतगाम, पुलवामा से अधिक 500 से अधिक परिवारों का पलायन 19 अक्टूबर 2021 तक जारी था और 19 अक्टूबर 2021 तक के दरमियान मई से अक्टूबर के बीच 160 परिवार घाटी से पलायन कर चुके थे। अब इनको कुछ आंकड़ों के साथ आप समझिए। 370 हटने के बाद 4 कश्मीरी पंडितों समेत 14 हिंदुओं की हत्या होती है, जिसमें 5 दिन में 7 नागरिक मारे गए। 19 अक्टूबर 21 की खबर है कि 11 आम नागरिकों के साथ 7 गैर मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या होती है। और सबसे बड़ी बात समझने की बात यह है कि जिस तरीके से राहुल भट्ट या एक स्कूल टीचर की गोली मार करके हत्या की गई, ये आपको समझने के लिए काफी है कि कश्मीर में अपनी हत्याओं का निशान रुका नहीं। अब इनको आंकड़ों में भी समझ लीजिए। मई 11 से 14 के बीच 3 साल में 705 आतंकवादी घटनाएं देश में होती है। 105 जवान शहीद होते हैं, 51 आम लोगों की जान जाती है और इसी क्रम में मोदी सरकार बनने के 3 साल तक 812 आतंकी घटनाएं होती है, जिसमें 183 जवान शहीद होते हैं, 62 आम लोगों को जान गंवानी पड़ती है और मनमोहन सरकार 850 रुपए खर्च करती है। मोदी सरकार का बजट 1890 करोड़ खर्च होता है, जिसमें कि बीजेपी पीडीपी के शासन में कश्मीर में हिंसक घटनाएं 64% वृद्धि के साथ दर्ज की जाती है। अब आ जाते हैं कश्मीर फाइल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान दिया जा रहा था अभी। विवेक अग्निहोत्री के कश्मीर फाइल देखने के बाद कश्मीरी पंडितों के संगठन रिकंसिलिएशन रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पंडित जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष सतीश महलदार जी कहते हैं कि पलायन तो दिखाया, लेकिन इसमें सिलेक्टिव पलायन दिखाया गया, कई चीजों को छुपा लिया गया। क्योंकि जब पलायन होता है उस समय घाटी का जो दौर था, ये जिम्मेदारी से पूरे देश को और आप अपने ये चीज बताइए ना, मुलायम रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कितना किया, कितना आतंकवादी खत्म किए, कितने आतंक बढ़े, ये सब आप आंकड़ा लेके बैठिए ना मुलायम की सरकार में। पलायन तो अभी नहीं हो रहा है, आतंकवादी घटना तो अभी नहीं हो रही है, 90 से हुआ था पूरा। आप पलायन उसको बोलिए ना, आंकड़ा लेके गूगल से आपके एकदम कॉपी पेस्ट मत कीजिए। कॉपी पेस्ट अगर करना है तो 90 से लेके आंकड़ा कीजिए। 1947 में जब नेहरू ने, गांधी और नेहरू ने देश का बंटवारा किया था ना, तो 6 लाख लोग मर गए थे हिंदुओं, उसका भी आंकड़ा दिया करिए, पूरा आंकड़ा लेके बैठा करिए। बेवकूफ का ज्ञान जो होते हैं ना, दिमाग के आधे दिमाग के लोग ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसे ही आंकड़ा लेके बैठते हैं। 2010 का आंकड़ा दीजिए, मोदी सरकार पे नहीं देखिए। आप लोग को तो सर्जिकल स्ट्राइक भी फर्जी लगती है। क्यों? अगर अपने देश को गुलाम बना दे, आप जैसे लोगों की वजह से ही देश गुलाम बनेगा, उसका आंकड़ा लेके बैठिए। जो कांग्रेस की वजह से और मुलायम सिंह ने, रक्षा मंत्री ने क्या तीर मार दिया, कौन सा तीर मार लिया? सिर्फ कार्यकर्ता पे गोली चला दी, राम मंदिर के भक्तों पे गोली चला दी। जिम्मेदार और बेवकूफ कहीं के मुझे लगता है बात करने की तमीज होनी चाहिए और इस आदमी को समझा दीजिए अपनी भाषा शैली को मर्यादित रखे। इस तरीके से प्लीज, मैं आ रही है कि करके इस तरीके से आप चर्चा को खराब मत करिए प्लीज। मैंने पहले ही मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि मैं किसी को रोकना टोकना नहीं चाहती हूँ, किसी की आवाज बढ़ाना कम करना नहीं चाहती हूँ। आप लोग प्लीज मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मर्यादित भाषा में अपना सुन लीजिए। जब पलायन हुआ था उस समय वीपी सिंह के समर्थन वाली बीजेपी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी।
808 कश्मीर पलायन 90 से हो रहा है कश्मीरों का। पलायन में बीजेपी की सरकार नहीं थी, 90 से पलायन हो रहा है। बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय, मुझे लगता है 90 की सरकार थी, 90 की पलायन। जब आधा ज्ञान उठा करके देखे, गृह मंत्रालय के आंकड़े उठा के देखे, तब बात क्या करें। ऐसे थोड़ा गंभीर परिपक्व आंकड़े मत दिखाइए। ये आकर के केवल यहाँ पे बैठ करके देखिए, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान करके डिरेल करते हैं डिबेट को। तो थोड़ा परिपक्व वक्ताओं को बुलाइए, प्लीज रिक्वेस्ट। आंकड़ों पे बात करने का इनके पास सेंस नहीं है। मुझे लगता है आंकड़े इतनी देर नहीं दे करके इन्होंने केवल डिबेट को डिरेल करने का काम किया इतनी देर में। अच्छा, बहरहाल मैं मुद्दे पे आता हूं। पूरे भारत में कश्मीर पंडितों के संगठन का कहना है कि पूरे भारत का मुद्दा सिर्फ ये चलाया जा रहा है कि वो पूरे भारत में मुद्दा चलाओ लेकिन इन्हें बताओ मत। कांग्रेस में जम्मू ने पक्के कैंप बनवा दिए थे। कांग्रेस के जम्मू में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू में पक्के कैंप बनवाए। 2008 में पीएम पैकेज भी लेकर के आई, जिसमें 6000 नौकरियों का ऐलान किया गया और कश्मीर में शिक्षकों के रूप में अधिकतर लोगों को नौकरी दी गई। अब 1990 में जो राहत कार्यालय की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 44,167 कश्मीरी प्रवासी परिवार रजिस्टर्ड हैं, जिसमें हिंदू परिवार 39,782। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उस समय वीपी सिंह के समर्थन के समय भी सरकार चाहती तो केंद्र में रह करके जो आवश्यक कदम से उठा सकती थी, लेकिन आज भी अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं, आज के वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं, आज तो सरकार केंद्र में है। मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी के साथ इन मुद्दों पे बात करते हुए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो कश्मीरी पुनर्वास पंडितों का जो संगठन है, जो वो चाहते हैं उनके अनुसार बनाया जाए। वो चाहते हैं कि कश्मीर के बाहर पोस्टिंग मिले तो दिक्कत क्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप पीडीपी जैसी लोगों, पीडीपी जैसी संस्थाओं के साथ सरकार बनाते हैं, तब आप ये नहीं बताते लोगों को कि कितने आतंकवादियों को आपने छोड़ा है वहां से। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाजपा की राजनीतिक पॉलिसी किस तरीके की है कि कश्मीर में लड़ने के लिए आतंकवादियों को टिकट आप देते हैं। कश्मीर में निकाय चुनाव में आपने आतंकवादियों को टिकट दिया, ये आपको सोचने वाली बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पूर्व आतंकवादी था या वर्तमान आतंकवादी है। आतंकवादी की परिभाषा आतंकवादी से ही जुड़ी जाएगी और आतंकवादी को आतंकवादी के नजरिए से ही देखा जाएगा। लेकिन अगर आप चुनाव जीतने के लिए पीडीपी जैसी संस्था के साथ जा सकते हैं, आतंकवादियों को टिकट दे सकते हैं, तो ये एक गंभीर स्थिति है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी बात, 370 तो कश्मीरी पंडितों के लिए कभी मुद्दा रहा ही नहीं। आपने किसको टिकट दिया? गुंडों को? गुंडों को? मुझे लगता है देखिए, इसमें को रोक लीजिए। कहीं पैनल पे आप गुंडे की तो सरकार ही पूरी है। मुलायम तो गुंडे की सरकार बैठता, आप गुंडों को आतंकवादी से पाकिस्तान से लाके बिठा दे, यहाँ पे आपका बस चले तो एक एक करके, ठीक है। पाकिस्तान पे बैठा दे आप आतंकवादी, आप किसको टिकट? आप तो पाकिस्तान के पूरे इमरान खान को भी आप टिकट दे सकते हैं, आपका बस चले तो। इस बदतमीज आदमी को मुझे लगता है कि रोकिए। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग। इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति आप लोग बैठे हुए हैं और किस तरीके की भाषा का प्रयोग आप करके डिबेट में खराब कर रहे हैं आप लोग। डिबेट कैसे बोल रहे थे? कैसे तुम बोल रहे थे? जब यादव को बोले कहते हैं। आप मानिए मेरी बात, ये पैनल में आकर के केवल डिरेल करने का काम करते हैं। इनको तथ्यों का, आंकड़ों का कुछ पता नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, दिलीप यशवर्धन की तरफ आगे बढ़ रही हूँ मैं। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? प्लीज शांति से सुनिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल यही है कि आज कश्मीरी पंडितों को इतना डर लग रहा है कि सब जो है सामूहिक इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें हटाइए वहां से, वरना वो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। और सवाल ये भी है कि घाटी में टारगेटिंग किलिंग की एक बार फिर से वापसी हो गई है। पल्लवी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कश्मीरी पंडितों का जो सच है वो सच है। उस सच को ना तो किसी फिल्म से नकारा जा सकता है, ना किसी तथ्य से नकारा जा सकता है। और जो लगातार अभी किलिंग चली आ रही है ये भी एक सत्य है, और कश्मीरी पंडितों को वहां बसाने की कोशिश की जा रही है ये भी सत्य है। लेकिन ये जो स्थिति एक बार यहाँ पैदा हो चुकी है। हेलो, हाँ, रखिए अपनी बात। बिल्कुल आ रही आवाज। ठीक है, हमारे साथ इशरत हुसैन भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इशरत जी, आवाज आ रही है कांग्रेस पार्टी से? हाँ, सवाल यही है कि घाटी में टारगेटिंग किलिंग वापस आ गई है, ये सवाल है। और जो बेगुनाहों की मौत हो रही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर मैं द कश्मीरी फाइल्स की भी बात करूं, क्या द कश्मीरी फाइल्स मूवी का असर देखने को मिल रहा है क्या कश्मीर में इस वक्त?
ये सब जल वाली बातें मत करिए। मैं मान ली शुक्ला जी को भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, जस्ट सुनने से नहीं, क्यों मुल्ला आएगा कि पंडित आएगा कि इमरान आएगा, वॉट एवर हैपन दैट इज हैपन। और आप कोशिश कर रहे हो, सारे लोग आपके पास लगे हैं। अब मैं तो आपको ले चलूंगा, मतलब इसकी शुरुआत 87 से हो गई थी, जब वहां का विधानसभा चुनाव में उनको पहुंचने जो विरोधी लाइन के थे, ये सब देखते आप लोग, बुद्धिजीवी लोग देखते चले आ रहे। 89 का लास्ट और 90 की शुरुआत में जो हरकतें वहां हुई, इसके अंदर जो कश्मीर में रहने वाले चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम, वो दो चीजों में फंसे। एक तरफ लेडीज उनकी गन्स रहती थी, एक तरफ आर्मी, वो उससे कहलाते थे, और इसका फायदा सारी सरकारें लेती थी। मैं बहुत ज्यादा कुछ साथ आपसे कहूँगा, सुनिए फिर बात को, अगर कुछ देश के लिए करना है तो उसमें अभी आप बताइए कि जब हम मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री हैं, वीपी सिंह साहब जो हमारे माननीय हर्षवर्धन जी, जहां से मैं निवेदन करूं कहीं गलत कहीं बोलिएगा, तो हर्षवर्धन जी आप बताइए, वहां पर जब वहां पर वो थे हमारे वीपी सिंह जी, वो सईद आतंकवादी को रुपया के बदले में ले जाके जसवंत सिंह जो बाद में भाजपा के नेता थे उसको देते हो। हमें ऐसे समझौतों को देश बचाने के लिए नहीं, बहुत से देश के हमने नौजवानों की कुर्बानियां दे डाली है, तो एक हमारी ये मर जाती तो मर जाती, लेकिन देश बचता। लेकिन उस आतंकवादी को छोड़ दिया गया, और आज भी से मुसलमान उस ठिकाने को छोड़ रहे। यहाँ का मुसलमान अभी मुतस्सिर है आपके लिए जाती, सारा मुसलमान गद्दार नहीं है। अगर महेंद्र सिंह जी को, इंदिरा जी को, सरदार को, सारे खालिस्तानी नहीं है, सबको मत कहो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी लड़ाई लड़ी, फेल लड़ेंगे आपके साथ। अब मैं एक सवाल उठा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी आप तक? दिलीप यशवर्धन जी, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, अनम्यूट करिए दिलीप यशवर्धन जी। हाँ ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, सवाल यही है कि फोर्सेस के साथ में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूरी बात कर रहे थे, अभी तक सुबह चिल्ला रहे थे, अब जब बात पर आए हो तो आप भाग नहीं। एक मिनट हमारी पूरी बात सुन ले। वो किसने क्या किया, सब बेकार लोग थे। नेहरू जी कहते बेकार कर दिया, सबने बेकार कर दिया, मुलायम सिंह ने कर दिया। इस समय माननीय राजनाथ सिंह जी हैं और भारत शक्तिशाली टीम है। ये अब हमको उनके साथ वनडे नहीं खेलना है, पाकिस्तान से पूरा फाइनल खेलिए, चीजों को पूरा लीजिए, वो हमारा अंग है। जिस दिन हम ये अपनी बचा लेंगे, हम सबको वहां बसा लेंगे। ये आप कर नहीं रहे हो, और आंकड़ों में मुल्ला आएगा, पंडित आएगा, कुछ नहीं, सब हमारे भारत माता सब एक साथ रहेंगे। इसके लिए हमेशा कुर्बानी दी जाएगी। अगर हमारे मुल्कों में गलती थी, आपके हाथ में पूरी वो पावर है। ज्ञान व्यापी दे दीजिए ना, हमें ज्ञान व्यापी दे दीजिए। अगर इतने आप में भाईचारा की भावना है तो ज्ञान व्यापी दे दीजिए, हमारे महादेव हमको सौंप दीजिए, हम उसमें खुश हो जाएंगे। मथुरा में हमें कृष्ण सौंप दीजिए, हम उसमें खुश हो जाएंगे। अगर आप भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारे में तो यही होना चाहिए कि उनको हमें ज्ञान व्यापी सौंप देना चाहिए। ज्ञान व्यापी सौंप दीजिए। और ज्ञान व्यापी शब्द संस्कृत शब्द है, हमारे ही महादेव का मंदिर था, दे दीजिए ना हमें अपने मंदिर का। अगर मतलब भाईचारे की आप इतनी भाषण दे रहे हैं तो ज्ञान व्यापी भी दे दीजिए। कश्मीरी पंडित को लेकर के टॉपिक है, कहाँ ज्ञान व्यापी मथुरा चले गए? तो आप नहीं बोलेंगे ना, आप उनपे नहीं बोलेंगे, ज्ञान व्यापी देने के लिए नहीं बोलेंगे। कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात आप नहीं करेंगे, आप बस लेक्चर देंगे। मैं लौटूंगी। सत्ता में हो, ये बहुत सत्ता लोगों ने झेली है। आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ पर बड़े बड़े शासक आने चले गए, हम सब भी कुछ दिन के लिए आए। ठीक है ईश्वर जी, आ रहे यहाँ पे तो अगर भारत पाकिस्तान में मैच में भारत और पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे फूटने लगते हैं, और जब रोहित शर्मा मरता है तो इमोजी बनाई जाती है। कैसा भाईचारा, कैसा भाईचारा? सबसे पहले ये प्रश्न है। कल्याण सिंह मरते हैं तो पटाखे छोड़े जाते हैं। ठीक है, भाईचारा की कैसे बात कर लेते हैं आप? ठीक है ठीक है, आप उनको समझाइए, हम तो हिंदू तो भाईचारा ही निभा रहे हैं, भाईचारे में तो हम बढ़ गए। कोठे में भारत की देवी का सौदा कौन करता भाई? भाईचारे में तो बढ़ गए। चारा तो खा रहे बेटे। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज आ रही है? अभी जो मुझे मरा है परसों, वो तुम्हारा है क्या? जी एक सेकंड आ रही है, एक सेकंड ईश्वर जी, नहीं आप बोलते रहेंगे, आप चुप हो जाइए, आप खामोश हो जाइए।
ठीक है, क्या बोल रहे हो? आप थोड़ी नहीं, मैं आपके लिए- ठीक है राजेश यादव जी रखिए अपनी बात, एक एक करके प्लीज प्लीज प्लीज। मिश्रा जी एक सेकंड सर, आप लोग सुनते क्यों नहीं है? आपको भगवान को देखते सोचते देखा भारत के लिए कोई कुर्बान एक सेकंड इशरा जी, एक सेकंड श्रीनिवास जी, एक सेकंड प्लीज, जिसका नाम मैं लूंगी वही बोलेगा। राजेश यादव जी रखिए अपनी बात, फिर आ रहे दिलीपेश वर्धन जी आपके पास। अनम्यूट करिए राजेश यादव जी। राजेश यादव जी रखिए अपनी बात, बोलिए, फिर अनम्यूट करिए सर, आपने माइक म्यूट कर दिया है। ठीक है ठीक है। रखिए राजेश यादव जी क्या कह रहे हैं। जी मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैंने कहा जब नोटबंदी किया माननीय मोदी जी ने तो बताया कि देश इस मेरे इस कदम से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। और जब कश्मीर में गए तो वहां जाकर के आतंकियों की समर्थक पीडीपी के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाया कि नहीं बनाया? आज जब कश्मीरी पंडित वहां पर उनको लॉन्च एक इवेंट किया कि साहब कश्मीरी पंडितों को हम कश्मीर में पहुंचा रहे हैं, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो। ये देशभक्ति का जो नाटक भारतीय जनता पार्टी करती है, हाँ तो उनसे बड़ा देशभक्त कोई है नहीं, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। करती है, ये बड़ा घातक हो जा रहा है हम भारतीयों के लिए। अगर आप नाटक करोगे इन संवेदनशील मुद्दों पर तो हिंदुओं की हत्याएं इसी तरह से होंगी। तो लेकिन इस ये तरह मुद्दे से तो शुरू से बीजेपी आज के ही है ना आज सर, आप जब राजेश हिंदुओं यादव को जी। बचाने की बात आ रही अगर है मैं एक मिनट आ रही हूँ ना श्रीनिवास जी, कितनी गैर जिम्मेदाराना बात आप कर रहे हो कि आपको मस्जिद दे दी जाए, आपको ये दे दिया जाए, आपको वो दे दिया जाए। आज वहां हिंदू भाई मारा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल उस बात को उठा रहे हैं, आप चुप है, गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, कोई योजना ही नहीं है आपके पास। आप उनको मौत के मुंह में झोंक दिया आपने और आप बनते हैं बहुत बड़े हिंदूवादी। ये कैसे चलेगा भाई? आपने आज तक जितने भी इवेंट्स किया, रोहिंग्या को कौन बता रहा है? एक तो केजरीवाल बता रहे हैं रोहिंग्या को, केजरीवाल उठाने लगे कश्मीरी पंडित को, कब उनको दर्द होने लगा? बंगाल में पलायन हो गया, उनको दर्द नहीं हो गया। कैसे हो आप कह सकते कि केजरीवाल आवाज बन रहा है? केजरीवाल कहाँ आवाज बन रहा है? और उसी तरह से आपने कश्मीरी पंडितों पर ले आया। कश्मीरी पंडितों को आपने इतना बड़ा इवेंट बना करके बेचारों को वहां ले जाकर के आपने फंसा दिया। आज उनकी हत्याएं हो रही है और आप चुप हैं। आप कह रहे हैं हमें मस्जिद दे दो, ये तो नेहरू जी का दोष है। अरे भाई इससे काम चलेगा, इससे देश चलेगा? यही करेंगे आप लोग? ये आपके बस की बात नहीं है। मैं जब आता हूं तो आपसे कहता हूं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपको आता नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है। अरे आप मत सिखाइए, अगर आता नहीं ना तो पूरी हमारी सरकार 19 राज्य में नहीं होती। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। खाता भी नहीं खुला आपका उत्तर प्रदेश में, आपसे नहीं होता। पंजाब में आपने पाकिस्तान बना दिया है, पंजाब को तो आप भूल देंगे आग में। कश्मीर दूसरा पंजाब कश्मीर बनेगा, आपसे नहीं समझेगा। कश्मीर में पलायन सरदार जी लोग कर जाएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा कश्मीर में भी आप आतंकवादी भी बैठा देंगे, पंजाब में भी बैठाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। जैसे रोहिंग्या को बसा रहे ना दिल्ली में, रोहिंग्या को बसा रहे ना आप लोग, पता नहीं कहाँ की बातें आप लोग करने लगते हैं। सवाल कुछ और होता है, जवाब आप लोग कुछ और देते हैं। लौट रहे दोनों के पास में, एक सेकंड। रोहिंग्या को बसा रहे ना केजरीवाल, ठेका तो ले रखा है उन्होंने रोहिंग्या को बसाने का। केजरीवाल ही वो व्यक्ति केजरीवाल रोहिंग्या को बसा रहे हैं। वो जवाब दे, जवाब तो होता नहीं है। हत्या एक सिंगर की हो जाती है तो दिल में छूट जाते हैं, और वो कश्मीरी व पंडित का दर्द समझेंगे। नौटंकी बात है, ड्रामाबाज। भारत को जो ठीक है, एक सेकंड लौट रही और भी पहले उनके पास भी जाना है मुझे। ऐसा कर दी पूरे इंडिया की, जो आप लोगों ने हालत कर दी यहाँ के नागरिकों की, ऐसा कभी नहीं हुआ। एकता कपूर की ना स्क्रिप्टेड इतने संवेदनशील मामले में भी आप लोग किस तरीके से लड़ रहे हैं सीरियसली। गमछा लपेट करके वो कैसे बचा लेगा? एक मिनट बता रहे हैं कश्मीर, वो कैसे कश्मीर पंडित का दर्द समझ पाएंगे जब उनको रोहिंग्या को बसाना है, पाकिस्तान को खालिस्तान बनाना है। कुमार विश्वास ने कहा था ना स्टेटमेंट कि वो खालिस्तान बना देंगे, कुछ काम नहीं है, वो कवि है। इतना नौटंकी संवेदनशील मुद्दों पर भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मुझे तरस आ रहा है आपके ऊपर। ठीक है, तरस करते रहिए, एक दो मुद्दे पर मैं आगे बढ़ रहा हूं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतने संवेदनशील मुद्दों पर भी आप लोग किस तरीके से राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं यहाँ पर। दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ कि लगातार कश्मीरी पंडित जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी जो मौत हो रही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आपका पहले वाला स्टेटमेंट भी पूरा नहीं हो पाया था, सभी लोगों को इतना डर लग रहा है कि मिलकर के सब लोग रेजिग्नेशन वहां पर दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर दिलीप यशवर्धन जी? पल्लवी जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है, और चूंकि अगर वहां पर स्टेट नहीं है तो वो सीधे केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा केंद्र सरकार के हाथ में होता है, जितनी भी हमारी यूनिट है। अब रही बात कि यहाँ पर मुसलमानों की वजह से आतंक फैल रहा है, या मुसलमानों को मारा जा रहा है, या मुसलमान कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं, जो भी ये सांप्रदायिक बातें चलती रहती हैं, हमेशा एक डिबेट का गर्म होता रहता है। तो ये सच है कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस देश के ऊपर अपनी जान गंवाई है, इस देश की सुरक्षा में जान गंवाई है, और बहुत सारे ऐसे नाम है जिन्होंने महान कार्य किया इस देश के लिए। और जो आम मुसलमान है, उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी रोजी रोटी में और रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ है, उसे आतंकवाद से और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तो ये जो पूरा इल्जाम लगाया जाता है, इस इल्जाम का मैं खंडन करता हूँ, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। दूसरी बात, 1950 में जब भारत को संविधान दिया गया और भारत को संवैधानिक भारत बनाया गया, तो उसका इंटेंशन ये था कि इस देश में जो भी चीजें चलेंगी वो कानून से और कानून के दायरे में चलेंगी, और अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको भी कानून के लगाम से संभाला जाएगा। संविधान यही कहता है, और उसी संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जब जैसी जरूरत पड़े तब वैसा कानून बनाने की पावर दी है और कानून को अमेंड करने की पावर दी है। अब आपको ये लगता है कि इस देश में मुसलमान हावी हो रहा है, तो मैं पहले सरकार के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि अगर इस देश में मुसलमान हावी हो रहा है, उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो आप उसकी माइनॉरिटी का स्टेटस क्यों नहीं खत्म करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि माइनॉरिटी में कौन होगा, ये कौन से कानून में डिफाइन किया गया? ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया। आप मुसलमानों का माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? दूसरा, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों हिंदू पर्सनल लॉ, क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्यों खाप पंचायतों का नियम, क्यों देवबंद का फतवा क्यों चल रहे हैं? ये जो धार्मिक नियम है, ये आज हमारे देश में कानूनों पर हावी क्यों है? इसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये गंदगी नेहरू जी की वजह से फैली या मोदी जी साफ कर रहे हैं? मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इस देश में कानून का राज स्थापित करेगा कौन, कैसे करेगा और क्यों नहीं करेगा? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने सीएए और एनआरसी का प्रावधान किया, लेकिन उसको अब तक लागू क्यों नहीं किया? जिन चीजों से वाकई में आतंकवाद रोका जा सकता है, जिन चीजों से वाकई में इस देश में न्यूसेंस रोका जा सकता है, वो है कानून। और उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर, उसके स्ट्रिक्ट कंप्लायंस पर आपका कोई जोर नहीं चल रहा है, या आप उस पर पता नहीं जोर देना नहीं चाह रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाया एक अच्छा स्टेप था, बहुत बड़ा स्टेप था, और बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए थी ये स्टेप लेने के लिए, काबिले तारीफ है। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों का मामला है जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट कैसे किया जाएगा? खाली कश्मीर फाइल्स पिक्चर बना देने से और निर्माता को अरबों खरबों रुपया कमवा देने से और लोगों के सेंटीमेंट से खेल लेने से क्या वहां पर कश्मीरी पंडित स्थापित हो जाएंगे? क्या कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज गई थी वो मिल गई थी? ये पिक्चर दिखा करके नहीं हो सकता है। एक सवाल ये फिर अगेन मैं कहूंगा कि कानून बना करके हो सकता है और कानून की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करा करके हो सकता है। तो इस संबंध में केंद्र सरकार ने या वहां की सरकार ने, किसी भी सरकार ने, जो भी सरकार ये कहती है कि हम वहां कश्मीरी पंडितों को बसा रहे हैं या उनको रिहेबिलिटेट करा रहे हैं, इसके विषय में कौन सा कानून बनाया गया? क्या कोई लीगल डेवलपमेंट है? अगर लीगल डेवलपमेंट नहीं है तो ये सारी बातें मिथ्या हैं, और अगर लीगल डेवलपमेंट है तो वो क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सरकार जो भी ये जिम्मेदारी ले रहा है, जो भी ये सहरा अपने सर बांधना चाह रहा है, उसको ये बताना पड़ेगा कि कानूनी कार्यवाही इस तरीके से करी जा रही है और इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दिलीप यशवर्धन जी, एक दो बड़े सवाल मैं आपसे और ले रही हूँ। सवाल ये भी है कि बीजेपी कह रही है कि कश्मीर बदल गया,
क्या ये कश्मीर बदल गया? पहले भी लोग महफूज नहीं थे, अभी भी लोग महफूज नहीं हैं, कैसे कश्मीर बदल गया? सवाल ये भी एक है। सवाल एक ये भी मैं लूंगी, जिस कश्मीरी फाइल्स को लेकर के पूरे देश में विवाद हुआ, क्या उस मूवी का असर कश्मीर में देखने को मिल रहा है? ठीक है, देखिए कश्मीर बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव आया है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लोगों के दिल से डर हटा था, लेकिन ये जो फिर से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, ये आतंकवादियों की तरफ से उसी डर को पैदा करने के लिए की जा रही है, और इसके रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने 370 हटा करके ये कहा था कि हम कश्मीर को फिर से हरा भरा कर देंगे। अभी तक कश्मीर भारत का अंग नहीं होता था। आप कोई भी कानून उठा करके देख लीजिए, सब में लिखा होता था कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला क्लॉज था, ये हट गया। जम्मू एंड कश्मीर भारत का अंग बन गया, अब ये अखंड भारत का हिस्सा हो गया। जो कानून उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में लागू होता है, वो अब कश्मीर में भी लागू होगा। तो बदलाव है, ये नहीं कहा जा सकता कि बदलाव नहीं है, लेकिन इस सत्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि आज भी वहां पर हत्याएं हो रही हैं, और इस हत्या को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरा जो आपका सवाल था कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी फाइल्स बना करके जो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया था, मैंने इसका कभी समर्थन नहीं किया, और मैंने हर डिबेट में इस पिक्चर का भरपूर विरोध किया कि किसी के सेंटिमेंट्स को जगा करके, जो आदमी अपना जख्म भूल चुका था, उसके जख्म को हरा करके आप उसको विस्थापित नहीं करा पाएंगे, आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिलवा पाएंगे। आपने लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेला, और अल्टीमेटली फाइनेंशियल गेन किसको हुआ? प्रॉपर्टीज तो लोगों की वापस नहीं आई, जो जाने चली गई वो वापस नहीं आई, जिन्होंने अपना घर परिवार खो दिया वो वापस नहीं आया, और वो पिक्चर से आ भी नहीं सकता था। लेकिन जिस डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई, उसने लोगों के सेंटीमेंट से खेल करके इतना रुपया कमा लिया कि वो प्रेरित हो गया कि वो लोगों के सेंटीमेंट से और पैसा कमा सकता है। तो जो पिक्चर में सत्य भी दिखाया गया, मैं मानता हूं कि हो सकता है 100% सत्य दिखाया गया है, लेकिन इस सत्य की यहां पर जरूरत नहीं थी, और इस सत्य से कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जवाब लेंगे बीजेपी से। श्रीनिवास पांडे जी हमारे साथ में हैं। दिलीप यशवर्धन जी के सवाल हैं, कुछ उनके जवाब मैं आपसे चाहूंगी, और सवाल हाँ, ये मैं भी है। इसका बिल्कुल जवाब दूंगा। जो उन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन कुछ बातों से मैं उनके सहमत नहीं हूं। जहां तक कश्मीर फाइल का है, सेंटीमेंट से कोई खेला नहीं गया। हमने सेंटीमेंट, अगर एक तो भाजपा ने वो फिल्म नहीं बनाई थी, हाँ भाजपा ने उसको मतलब उनको सम्मानित किया था। कोई भी फिल्म होती है, हमें जानने का हक होता है। आज की पीढ़ी को जानने का हक ये जरूर था कि 1990 में हुआ क्या था और 90 में क्या हुआ था। और जहां तक कश्मीरी में मतलब 370 आर्टिकल को हटाने का है, वो कश्मीर में 370 आर्टिकल हटना जरूरी था। और सच अगर हम ये विश्वास है कि हम कश्मीरों को बसा के रहेंगे और आतंकवाद को, ये इनकी बातों से मैं सहमत हूं कि वहां पे आतंकवाद खत्म होना जरूरी है, निहायती जरूरी है, और कश्मीर को बसाना है, उनको बसाना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ये मैं अपनी सरकार से भी अपील करूंगा कि उनको बसाना बहुत जरूरी है। और लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि कश्मीर पंडित फाइल बनाना वो नहीं था। कश्मीर में लोगों को सत्य पता होना चाहिए, लोग जागरूक होना चाहिए। आजादी हमें ऐसे नहीं मिली। आजादी में जब लोगों की कलम की धार निकली तो ऐसे तो वो भी चुप रहते कि अरे कलम की धार, लोगों को कलम की धार से जगाया गया। उस समय सिनेमा नहीं था, लेकिन लोगों को कलम के धार से जलाया। मीडिया का बहुत बड़ा रोल था कि लोग देश की भावना जागृत हुई। तो हमें भी पूरा जानने का हक है कि उस समय कश्मीरियों की फाइल में क्या हुआ था, ये जानने का पूरा देश को हक था। और कश्मीरी फाइल कोई हास्यास्पद फिल्म नहीं थी, जिस प्रकार से हिंदू देवताओं का पीके जैसे फिल्म में मजाक उड़ाया जाता है। हिंदू देते हैं, इन लोग की हिम्मत नहीं है कि मुस्लिम देवताओं का मजाक, अल्लाह का मजाक उड़ाए। लेकिन हमारे देवता तो जैसे गुरु पतवारू है, जिसका मनाया फिल्म में मजाक उड़ाए। तो लोगों को कश्मीरी फाइल एक वो बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें लोगों को जानना जरूरी है कि उस समय कश्मीरों में क्या हुआ था। ये किसी के सेंटिमेंट से खेलना नहीं, ये जो इतिहास में तथ्य छुपाए गए उसको जानने का आज के पीढ़ी को हक है। अकबर द ग्रेट कभी नहीं हो सकता, औरंगजेब द ग्रेट कभी नहीं हो सकता। वो आक्रांता थे, हमारे पे आक्रमण किए। ये राजनीतिक विश्लेषक ये क्यों भूल गए कि अकबर द ग्रेट किस हद से किया गया? एनसीईआरटी में तथ्य गलत दिए गए। एक बात पूछना चाहता हूँ, कश्मीर फाइल्स को आपने फाइनेंस किया था? कितने बढ़ाई की गई है सिर्फ गांधी जी ने नहीं सिर्फ देश के लिए कुर्बानी दी है। बहुत कुर्बानी है, बहुत लोग
देश की कुर्बानी की है। चंद्रशेखर आजाद, क्या भगत सिंह को किस बेसिस पे आतंकवादी कह दिया था? तब तो आपने नहीं बोला कि भगत सिंह को आतंकवादी बनाया था। किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था भगत सिंह को आतंकवादी। क्या भगत सिंह देश के लिए लड़े नहीं? सुभाष चंद्र बोस देश के लिए नहीं? आज भी सुभाष चंद्र बोस की देश की जवाब कुछ और देते हैं। जो आपके फेवरेट क्वेश्चन है क्यों नहीं जवाब है? जो कश्मीरी पंडित उसी की कड़ी को मैं जोड़ रहा हूँ। कड़ी को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। प्रवक्ता महोदय के अनुसार कि ये समस्याओं का समाधान पिक्चर बना के करेंगे और समस्या का समाधान हम कश्मीर में बसा के करेंगे। तभी तो 370 आर्टिकल हटाया। आतंकवादियों के साथ सरकार बना 370 आर्टिकल हटाने का कारण ये था। 370 आर्टिकल हटाने का कारण ये था। टिकट दे करके चुनाव पिक्चर हमारी थी। बेवकूफ कहेंगे पिक्चर हमारी थी। मैं बार-बार कह रहा हूं कि मुझे तरस आता है आप लोगों पर। 370 आर्टिकल हम 370 आर्टिकल हमने हटाया। देश में हिंदू बसेगा, देश में बसेगा। यहाँ पे किसी मुस्लिम की जगह नहीं, मौलाना की जगह नहीं है। कोई पाकिस्तान यहाँ पे नहीं राज करेगा। जो केजरीवाल है ना खालिस्तान बनाने के जो फिराक में है और जो रोहिंग्या को, वो ये अब नहीं चलेगा। वो वहां से खदेड़े जाएंगे, खदेड़े जाएंगे। इतने जान लो खदेड़े जाएंगे और सब छोड़ दीजिए। इतना जान लो खदेड़े जाएंगे। कश्मीर हमारा देश हिंदुस्तान है। वंदे मातरम यहाँ पे कहना पड़ेगा, जय श्री राम कहना पड़ेगा, जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा और कश्मीर में भी जय श्री का नारा लगेगा। लेकिन वक्त आएगा जय श्री। फाइनेंस करोगे पिक्चर को, उसको दिखा करके कश्मीरी पंडितों को बचाओगे? पिक्चर का क्या मतलब है? पिक्चर बिल्कुल दिखाने की जरूरत है। पिक्चर में मेरे भाई वही तो बता दो ना। ये कश्मीरी पंडित आज जो मारे जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? किसकी मूर्खता से ये आज ये कांड हो रहा है? ठीक है। मोदी सरकार जिम्मेदार है और जो 90 में मरे वो किसके जिम्मेदार थे? इन बातों का जवाब दीजिए कि आतंकवाद आपकी नोटबंदी के बाद कैसे अभी तक जिंदा है? अभी आतंकवादी कैसे जिंदा है? पीडीपी के साथ आपने सरकार क्यों बनाई जबकि आप जान रहे पीडीपी आतंकवादियों की संगिनी थी? चुनाव में आप कश्मीरी पंडितों के हितैषी हैं या आतंकवादियों के हितैषी हैं? इस बात को आज आप क्लियर कर दीजिए। आतंकवादी के हितैषी नहीं है, आतंकवादी आप बेचारे कश्मीरी आतंकवादी हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मसले ठीक है, एक सेकंड उस मसले को आम आदमी पार्टी उठा रही है। ठीक है राजेश जी, एक सेकंड इस मसले को उठा रहे हैं। राजेश जी एक सेकंड मजबूरन आवाज बंद करनी पड़ेगी मुझे। आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी खड़े हो गए। आपके प्रवक्ता बोल नहीं पाए जो सिंगर की हत्या हुई। पंजाब को आतंकवाद बहुत शर्मनाक स्थिति। ठीक है विवेक पांडे जी, 30 सेकंड में इसका जवाब चाहिए मुझे आपसे। एक सवाल ये भी है कि फोर्सेस के साथ में इस तरीके की हरकतें नहीं की जा रही है। सॉफ्ट जो टारगेट है उनको चुना जा रहा है आतंकवादी। विवेक पांडे जी एक आखिरी कमेंट भी लेंगे, इसी पर अपना आखिरी कमेंट भी ऐड करिएगा। एक आखिरी कमेंट आप सभी का, फिर खत्म कर रहे हैं चर्चा को। 15 फरवरी 2019 तक के गृह मंत्रालय के आंकड़े बता दूं जो कि हंसराज अहीर जी के द्वारा जारी किए गए। 5 साल 1825 दिन में 1708 आतंकी हमले और उसमें भी उरी हमला, पठानकोट हमला, गुरदासपुर हमला, अमरनाथ यात्रियों पे हमला, पुलवामा हमला। सरकार के द्वारा अगर आप देखेंगी तो 1890 करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं आकर के। मुझे लगता है इनको आंकड़ों के साथ आना चाहिए था पहली बात। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों के पलायन, रिहेबिलिटेशन से जुड़ा कोई मुद्दा अगर आपको लागू करना है तो मुझे लगता है जो उनके संगठन की मांग है वो उनके अनुसार क्रियान्वित की जानी चाहिए। आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीरी पंडितों के स्थापन या विस्थापन का कोई मुझे दिखाई जमीनी कोई प्रारूप दिखाई नहीं दिया। आपने 370 हटाया लेकिन क्या आपने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दी? क्या आपने उनको वहां पे स्थायी मकान दिए? क्या स्थायी रोजगार दिए? क्या उनके वापसी पुनर्वसन गठन के लिए कोई पैकेज घोषित किया? मुझे लगता है कि इन जुमलों से ये देश तंग आ चुका है। कश्मीरी पंडित बखूबी जानते क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन खुद अभी कुछ दिन पहले उतर करके सड़क पे उनका विरोध कर रही थी, भाजपा की नीतियों का विरोध। भाई मैं तो ये देख के अचंभे में, हैरानी में हूं कि वीपी सिंह द्वारा समर्थित सरकार केंद्र में भाजपा के समर्थन से बैठी और उस समय लगातार इस तरीके की हिंसक घटनाएं घाटी में हुई जिसके लिए कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। सरकार ने मुख्य कदम क्यों नहीं उठाए, आवश्यक कदम? और ये बात करते हैं देश प्रेम की, तो मैं आपको बता दूं एकता कपूर जिसको इन्होंने पद्मश्री से नवाजा था, कुछ दिन पहले उनकी अल्ट बालाजी में एक ऐसी आपत्तिजनक दृश्य को लेकर के इंडियन आर्मी ने भी आपत्ति जताई।
तो मुझे लगता है इनके जैसे भाजपा समर्थित, देश प्रेम, भाजपा समर्थित, देशभक्ति, इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। भाई ये बता दें मुझे कि आरएसएस का इस देश के आजादी में क्या योगदान है? भाजपा कितनी लड़ाई लड़के आई है? भाजपा ने आजादी के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी ठीक इस है, देश की? ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है विवेक कि पांडे जी, तथ्यों को विवेक पांडे जी, स्वीकार समय करने कम है के हमारे साथ पास में, करते हुए विवेक जमीन पे पांडे काम जी, करने की जरूरत है। ठीक है, समय कम है हमारे पास में। इशरत हुसैन जी, एक आखिरी कमेंट आपका भी लेंगे 30 सेकंड का। इशरत हुसैन जी, कांग्रेस से हमारे साथ। आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट है शायद। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। आप राजनीतिक विश्लेषक जी से पूछिए। सुन पा रहे आ गया सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हाँ अगर मैं रखिए बात। तो ये कह रहा था, मैंने आपकी डिबेट आपकी सुनी, ये डिबेट आई थी बहुत ही अच्छे मुद्दे के लिए, कैसे कश्मीरी पंडितों को वहां पर आए। लेकिन आज जो भाजपा के प्रवक्ता जी थे, उन्होंने तो सारी सीमाएं पार कर दी। किसी को बेवकूफ, किसी को ये, किसी को मुल्ला। ये नहीं, मैं उनको सजेशन दे रहा हूँ कि किसने क्या किया था भूल जाए। आपके पास पूरी सत्ता, गृह मंत्री, पूरी मजबूत हमारे पास सेना है। पीओ को पूरा का पूरा कब्जा करो, उस पर आतंक वालों, आप पाकिस्तान पे कब्जा करो, जंग क्यों नहीं लड़ते? क्यों यहाँ की जनता को दोषी कहते हो? क्योंकि आपके अंडर में है, उनसे डर लग रहा है, उनको आप बिल्कुल नेस्तनाबूद कर लीजिए, उसके बाद मामले खत्म हो जाएगा। तो हम तो कहते हैं तब हमारे अपना तब आयो मामला। और आप इसको खाली कभी पंजाब में क्या हो रहा है, नेहरू ने क्या किया, अब कह रहे हैं आजादी ऐसी नहीं मिली थी। आजादी का तो नाम लेने का आपको हक ही नहीं। एक भी सिंगल आदमी बताओ जो आपकी पार्टी का आजादी की लड़ाई लड़ा हो। लेकिन अब आजाद भारत में हो, मुबारक हो, लेकिन अब विवेकों को भी आजाद कराओ। सत्ता तुम्हारे हाथ में, ये घर में बर्तन मत लगाओ, समझे? ठीक है, बाकी समझो, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज मान के बैठा करो। विवेक पांडे जी रखिए, 2 लाइनों में अपना जवाब रखिए जो कहना चाह रहे हैं। 2 लाइनों में ही मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इतने संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे पे पांडे जी जैसे लोग की वजह से ये मुद्दा दब के रह गया और कश्मीरी पंडितों को आज तक न्याय नहीं मिला। वास्तव में ये मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दा था जिसपे कि इनको आंकड़ों के साथ और अपनी तैयारी के साथ बात करनी चाहिए थी कि सरकार किस तरीके से उनके पुनर्वास के गठन का कश्मीरी पंडितों के प्रारूप तैयार कर रही है। इनके पास ना आंकड़े थे, फर्जी ढकोसले और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू मुझे लगता है ऐसे परिपक्व प्रवक्ताओं को मुझे लगता है बैन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रवक्ताओं के साथ डिबेट पे बैठे लोगों की भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए, राजनीतिक विभेद हो सकते हैं, मानसिक विभेद हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन पैनल में बैठ करके इस तरीके से किसी एक जाति को अपमानित करना, किसी जाति धर्म के विशेष के लोगों को प्रति वो अनर्गल अवैध शब्दों से प्रताड़ित, मतलब मुझे थोड़ा सा आज दुख ही इस बात का हुआ कि ज्वलन इतने संवेदनशील मुद्दे पे इनके पास आंकड़ों के साथ या तथ्यात्मक रूपरेखा के साथ बात करने जैसा कुछ नहीं था। और यही भारतीय जनता पार्टी का सत्य है कि जो इन्होंने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे गिरी स्तर की डिबेट मैंने आज तक मतलब देखी नहीं किसी भाजपा को। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, आपका भी आखिरी कमेंट लेंगे। मैं विवेक जी की बातों का समर्थन करता हूं कि जब डिबेट होती है तो डिबेट में जो प्रतिनिधि पार्टी का बैठा है वो पार्टी का चेहरा या पार्टी की आवाज होता है। वो जो शब्द निकाल रहा है वो शब्द उसके अपने नहीं होते हैं, वो पार्टी के होते हैं। और वो ये भूल जाता है कि हम यहाँ पर व्यक्तिगत लड़ाई करने नहीं बैठे हैं, हम पार्टी और सरकार की विचारधारा या उसकी जो पॉलिसीज है उनको रखने के लिए बैठे हैं। वो कहाँ अच्छी है, कहाँ गलत है, कैसे लगाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसको कहा जाएगा। बेवकूफ जैसा शब्द इस्तेमाल करना, पागल जैसा, ये डिबेट की मर्यादा नहीं है। ये मैं आपसे पल्लवी जी कहूंगा, आप अपने चैनल पर इस बात को रेस्ट्रिक्ट करें कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। दूसरी बात, चाहे कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, जो कुर्सी है, जो संवैधानिक पद है, उसके प्रति सम्मान ज्ञापित करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर नागरिक का संवैधानिक धर्म है। हम पद को इस तरीके से इस तरीके से संबोधित करते हैं जैसे उसकी कोई मर्यादा नहीं है, और ये बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये पब्लिक डिबेट है। ये कमरे में बैठ करके आपस में लड़ाई नहीं हो रही है, ये डिबेट है। डिबेट का मतलब होता है विचारों का आदान और प्रदान। आप किसी बात से असहमत हो सकते हैं, आप अपनी असहमति जाहिर करिए, लेकिन उस व्यक्ति से असहमति मत जाहिर करिए या उसकी मानसिकता को चैलेंज मत करिए। मैं विवेक जी की बातों से पूरा समर्थित हूं और मैं भी निवेदन करूंगा कि आप जब भी किसी भी प्रवक्ता को पार्टी में बुलाएं, डिबेट में बुलाएं, तो ये इंस्ट्रक्शन दें कि शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए, वरना फिर मतलब ये डिबेट नहीं कहलाएगी।
ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आज जो है चर्चा की गई। आज भी कश्मीर में एक और हिंदू कर्मचारी की हत्या कर दी गई है, उसको जो है आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोलियों से भून डाला। एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। इसी को लेकर के लगातार हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अब कब तक उनको जो है कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। और क्योंकि अगर बात की जाए जनवरी से अब तक जो है 5 महीने में तकरीबन 16 लोगों को टारगेट करके मौत के घाट उतार दिया गया है। और अगर मैं मई की बात करूं, इसी महीने की 2 दिन पहले की बात करूं तो 7 लोगों को टारगेट किया गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। मेरे साथ देखते रहिए के न्यूज़।